नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो HAL से आ रही है। दोस्तों, HAL ने अब अपने हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे कि HLFT-42 प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, और ये एक हाई कॉस्ट इफेक्टिव समाधान होगा भारतीय पायलट्स के लिए। आपको बता दें कि हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर, इसमें अब कंपोजिट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर की जगह पावर असिस्टेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि LCA लिफ्ट और HLFT-42 दोनों को HAL के द्वारा भारतीय वायुसेना को लीड इन फाइटर ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश की जा रही है, जिसका इस्तेमाल नए पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि HLFT-42 में केवल इंजन को छोड़कर अधिकतर चीजें स्वदेशी हैं, जो कि भारत में बनी है, और ये एक लागत प्रभावी प्रशिक्षण समाधान भी होगा। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं हुई है कि HLFT-42 का क्या कोई नया डिजाइन होगा या फिर ये LCA तेजस ट्रेनर के ही डिजाइन पर आधारित होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि LNT को लेकर आ रही है। दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो की नई पनडुब्बी, जो कि SOV-400 के नाम से जानी जाती है, अब उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल LNT के अधिकारियों ने कहा कि उनके SOV-400 मिडजेट सबमरीन के लिए भारतीय नौसेना ध्यान नहीं दे रही है, जबकि भारतीय नौसेना को 2 मिडजेट सबमरीन की जरूरत है। इसके अलावा भविष्य में उन्हें 3 और मिडजेट सबमरीन की जरूरत पड़ेगी, जिनका इस्तेमाल कवर्ड ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा SOV-400 एक लागत प्रभावी समाधान भी है, और साथ ही SOV-400 अपने साथ 533 mm हैवीवेट टॉर्पीडो भी ले जा सकती है। यानी इसमें एक नया लिथियम आयन बैटरी पैक भी होगा, जो कि इसे और घातक बनाएगा, और यही नहीं, ये भारत के रक्षा निर्यात में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर समस्या क्या आ रही है ये भी आप जान लीजिए। जो LNT की तरफ से कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि भाई हम इसका प्रोटोटाइप तब तक नहीं बना सकते जब तक भारतीय नौसेना की तरफ से हमें कोई फंड नहीं मिल जाता, क्योंकि प्रोटोटाइप को बनाने में भी एक बड़ी लागत आती है, जो कि भारतीय नौसेना के अप्रूवल और उनके बजट के बिना नहीं बन सकती है। और यही नहीं, भारतीय नौसेना के इस रुख की वजह से वे ना तो इस पनडुब्बी के डिजाइन में कुछ बदलाव कर सकते हैं और ना ही इसकी क्षमता में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। और यही नहीं, इससे भारत की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उस पर भी उल्टा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, एक बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि जब आवश्यकता है आपको, यानी कि भारतीय नौसेना को आवश्यकता है इस तरीके की छोटी पनडुब्बियों की, तो आप अपने देश की कंपनी को ये ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हो। और यही नहीं दोस्तों, उसके पीछे का कारण एक चीज और हो सकती है, जो हमारी लॉबी बैठी रहती है, जो डिफेंस के गलियारों में बैठी हुई है, वो शायद किसी विदेशी इसी तरीके की पनडुब्बी को आयात करना चाहती हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही गंभीर विषय है, सोचने वाला विषय है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अर्जेंटीना में भारतीय राजदूत ने अर्जेंटीना के आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के साथ मुलाकात की, और हाल ही में आपको मालूम है कि अर्जेंटीना की एक टीम HAL की फैसिलिटी का दौरा करने आई थी बेंगलुरु में, जहां उन्होंने तेजस, प्रचंड और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी टेस्ट किया था। दरअसल दोस्तों, अर्जेंटीना अब अपने 12 फाइटर जेट के टेंडर के विजेता की घोषणा करने वाला है, जो कि इस साल के अंत तक हो जाएगी। इसके बाद वो 20 और स्थानीय स्तर पर असेंबल फाइटर जेट्स को भी तैयार करेगा, जो कि नॉट डाउन लाइसेंस के तहत होंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, एयर मार्शल रिटायर्ड RKS भदौरिया जी, जो कि चीफ नोडल ऑफिसर बन चुके हैं यूपी डिफेंस कॉरिडोर के, उन्होंने कहा है कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर में करीबन 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की इन्वेस्टमेंट की संभावना है। और यही नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो चुके हैं, जो कि 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के, जो कि प्राइवेट कंपनीज और इंस्टीट्यूट के बीच हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई और कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है, जो कि इस डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि चाइना का जासूसी जहाज भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने की कोशिश कर रहा है, और ये युआंगवांग 6 चाइना का एक जासूसी जहाज है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। हालांकि इस EEZ में स्वतंत्र रूप से विदेशी वॉरशिप भी आराम से जा सकते हैं, लेकिन इस जोन में भारतीय कानून के तहत किसी देश का बिना परमिशन सर्वे और रिसर्च करना बैन है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब चाइना ऐसा कर रहा है। इससे पहले भी, यानी कि 3 साल पहले चाइना ये काम कर चुका है, लेकिन उस दौरान भी भारत ने उसे अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर कर दिया था, लेकिन ये पोर्ट ब्लेयर में छिपा हुआ पाया गया। आपको बता दें कि अब भारतीय नौसेना ने भी अपनी विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। चीन की इस चाल से भारत सतर्क है, और इसको जवाब देने के लिए भी पूरा प्लान तैयार हो चुका है। भारतीय नौसेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चीनी जहाज को अपने विशेष आर्थिक जोन में घुसने नहीं दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर चाइना को एक बात की टेंशन है कि भारत लगातार मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है, और दुनिया भर के अखबारों में भारतीय मिसाइलों के परीक्षणों की खबरें आती हैं। ऐसे में चाइना को इस बात की भी टेंशन जरूर है कि भारत अपने आप को इतना सशक्त कैसे कर रहा है।
एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि चाइना हिंद महासागर को इसलिए भी छान रहा है, यानी कि इसकी स्कैनिंग कर रहा है, ताकि वो समुद्री सतह का माप कर सके और मलक्का स्ट्रेट से अलग एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश कर सके, क्योंकि ये जो मलक्का स्ट्रेट है वो चाइना के लिए सबसे कमजोर पॉइंट माना जाता है, क्योंकि भारत का यहाँ पर पूरा दबदबा है, जब चाहे भारत इसे कंट्रोल कर सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारत सरकार ने कहा है कि पिछले 5 सालों में बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में लगभग 2 लाख कर्मियों की भर्ती की गई है। हालांकि इस साल जुलाई के अंत तक बलों में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल में अभी भी 84,000 से अधिक रिक्तियां हैं। इन्हें भरने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। कहा जा रहा है कि दिसंबर तक सारे पद भर दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना में 8 से 13 नवंबर 2022 तक जुहाई में होने वाले एयर शो में चाइना अपने नए डॉग रोबोट का अनावरण करेगा। हालांकि ये जो डॉग रोबोट है ये कोई नया नहीं है। इससे पहले अमेरिका भी इस तरीके के 4 पैरों वाले कुत्ते से प्रेरित स्पॉट रोबोट को बना चुका है। ये एक फुर्तीला मोबाइल रोबोट है जो अपनी गतिशीलता के साथ इलाके को नेविगेट करता है। हालांकि इससे आप नियमित निरीक्षण कार्यों और डेटा को सुरक्षित और सटीक और बार बार उसे कैप्चर कर सकते हो। जो अमेरिका का स्पॉट डॉग रोबोट है वो 14 किलो का वजन उठा सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन ने मशीन गन से लैस रोबोट कुत्ते का प्रदर्शन किया है, आप समझ लीजिए, जिसे कि एक मानक हवाई ड्रोन के माध्यम से गिराया भी जा सकता है। रोबोट कुत्ता चीनी QBB-97 नाम की एक हल्की मशीन गन से लैस है, जो 400 मीटर की दूरी पर प्रति मिनट 650 राउंड फायर कर सकता है। यानी दोस्तों, चाइना की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनका ये जो नया डॉग रोबोट है वो ऑटोमेटिक कैनन सिस्टम के साथ लैस होगा। दोस्तों, ये बातें हमें भी इसलिए जाननी जरूरी हो जाती है क्योंकि भारत को भी इसी तरीके की तकनीकों पर अपने प्रयास तेज कर देने चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका से आ रही है। दोस्तों, 2 दिसंबर को यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स अपने एडवांस न्यू B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर का अनावरण करेगी। दोस्तों, B-21 की क्षमताओं और इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन इतना जरूर है कि B-21 चालक दल और बिना चालक दल के उड़ान भरने में सक्षम होगा और ये पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियार ले जाने में सक्षम होगा। इसके अलावा स्टेल्थ बॉम्बर को खुफिया निगरानी और टोही मिशन को अंजाम देने के लिए भी सक्षम माना जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का भी संचालन कर सकता है। इसमें एक ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर होगा और भविष्य में इसे नई क्षमताओं के साथ अपग्रेड भी किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो अब जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है ताकि चंद्रमा के स्थायी छाया क्षेत्र का पता लगाने के लिए चांद पर रोवर भेजा जा सके। चंद्रमा और मंगल पर मिशन के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अब शुक्र पर अपनी नजरें जमा ली है और जापान के साथ साझेदारी करते हुए चंद्रमा के डार्क साइड का पता लगाने की योजना भी बना रखी है। शुरुआती प्लान के अनुसार इसरो के द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर और रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों के पास नियोजित लैंडिंग के साथ एक जापानी रॉकेट के द्वारा ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये रोवर चंद्रमा में स्थायी छाया क्षेत्र की यात्रा करेगा जो कभी सूरज की रोशनी नहीं देखता है। इसके अलावा दोस्तों, इसरो की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आदित्य L1 भी एक अनूठा मिशन होगा जिसमें 400 किलोग्राम कैटेगरी के सैटेलाइट को पेलोड ले जाने के लिए सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में इस तरह रखा जाएगा कि वो लैग्रेंज पॉइंट L1 नाम बिंदु से तारे को लगातार देख सके। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की एक कंपनी गुब्बारे के जरिए पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर कराएगी। मुंबई स्थित स्पेस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसके लिए 10 फीट बाय 8 फीट पैरामीटर का स्पेस कैप्सूल या फिर स्पेसशिप बनाना शुरू कर दिया है, जिससे पायलट के अलावा एक बारी में 6 पर्यटक बैठकर अंतरिक्ष तक जा सकेंगे। हालांकि स्पेस कैप्सूल पृथ्वी के ऊपर 35 किलोमीटर के दायरे में ही रहेगा और ये करीब 1 घंटे तक पृथ्वी की सतह और अंतरिक्ष का नजदीक से दीदार करने के साथ ही उसे महसूस भी करा सकेगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि हाई एल्टीट्यूड स्पेस बैलून से धीरे धीरे गैस कम की जाएगी और पैराशूट खोला जाएगा, जिसकी सहायता से स्पेस कैप्सूल नीचे आना शुरू होगा और एक निश्चित ऊंचाई पर स्पेस बैलून को स्पेस कैप्सूल से अलग कर दिया जाएगा और बहुत धीमी गति से अंतरिक्ष पर्यटकों को आराम से नीचे लाया जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका का बॉम्बर सामने आया है जो अपने साथ लंबी दूरी की मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। और यही नहीं दोस्तों, 1999 के कोसोवो जंग, इराक युद्ध, लीबिया और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने इन बॉम्बरों का इस्तेमाल किया था और अमेरिका के इन बॉम्बरों ने इराक में भारी तबाही मचाई थी। दरअसल दोस्तों, हिंद महासागर में आपको मालूम है कि चाइना लगातार आक्रामक होता जा रहा है और उसकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई है। इन्हें देखते हुए अब अमेरिका ने अपने इन बॉम्बरों की तैनाती करनी शुरू कर दी है और इन बॉम्बरों से चाइना भी खौफ खाता है। मैं आपको डिफेंस अपडेट में भी ये बात बता चुका हूँ कि खुद चाइना बोलता है कि केवल बॉम्बर्स के मामले में वो इस वक्त अमेरिका से पीछे है। हालांकि कई मामलों में है, लेकिन
चाइना को आपको मालूम है कि अपने पैर को ऊपर रखने की आदत है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग भी बैठा हुआ है, जो कि लगातार एक के बाद एक अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। ऐसे में दोस्तों कोरियाई प्रायद्वीप पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की जो सेनाएं हैं वो आपस में एक्सरसाइज कर रही हैं। दक्षिण कोरिया को भी मालूम है कि उत्तर कोरिया कुछ भी कर सकता है। ऐसे में उसने अमेरिका के साथ पूरी तरीके से गठजोड़ किया है। और अब दक्षिण कोरिया की तरफ से ये खबर भी आ रही है कि अमेरिका ने अक्टूबर के अंत में ही 4 बम वर्षकों को गुआम में रखा है। और अमेरिका ने ये काम इसलिए किया है क्योंकि उत्तर कोरिया का ये जो तानाशाह है किम जोंग, वो रणनीतिक रूप से खतरनाक हथियारों की तैनाती कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी, विमान वाहक और B-1 जैसे लंबी दूरी के बम वर्षक यहाँ पर तैनात किए हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जो सैन्य अभ्यास चल रहा है वो जैसे ही खत्म होने वाला था, लेकिन उसी टाइम उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर दिया और इसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने इस युद्धाभ्यास की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि उत्तर कोरिया के इस आक्रामक रुख की वजह से जापान पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों उत्तर कोरिया की एक मिसाइल प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जा गिरी थी। इसीलिए उत्तर कोरिया की वजह से कोरियाई प्रायद्वीप ही नहीं बल्कि जापान को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जापान ने भी अपने देश में अलर्ट जारी किया है। हालांकि दोस्तों उत्तर कोरिया का किसी भी तरीके का जवाब देने के लिए अमेरिका की सेना काफी ताकतवर है। वहीं उत्तर कोरिया भी दोस्तों कम नहीं है, उसने भी बोल दिया कि वो भी सैन्य कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों अभी तक आप सबको मालूम है कि उत्तर कोरिया मिसाइलों का परीक्षण करता था, अमेरिका उसका विरोध करता था, केवल यहीं तक की बातें सीमित होती थी। लेकिन अब उत्तर कोरिया यानी कि इस किम जोंग उन ने जापान और दक्षिण कोरिया दोनों को साधना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए ये दोनों ही देश यानी कि जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका की शरण में है। और यही वजह है कि अमेरिका को भी मालूम चल गया है कि उत्तर कोरिया का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उसने दोनों तरफ प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी सेना, अपने युद्धपोत, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, इसके अलावा बम वर्षक भी तैनात किए हैं। दोस्तों बम वर्षकों की जहाँ तक बात है तो उत्तर कोरिया के पास कोई बम वर्षक नहीं है, लेकिन 2010 से वो इस रणनीति पर काम कर रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर सामने आई है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह को दुनिया की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने की आदत पड़ी हुई है और इसीलिए वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है ताकि विश्व का ध्यान उत्तर कोरिया के ऊपर लगा रहे। ऊपर से उत्तर कोरिया पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध भी लगा रखे हैं और अगर वो ऐसी हरकतें करता रहेगा तो ये प्रतिबंधों में उसको कोई छूट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका की बात वैसे भी नहीं मानने वाला। तो यहाँ पर कुल मिला के सिनेरियो साफ हो जाता है कि ये जो रस्साकसी चल रही है ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। और यही नहीं दोस्तों, उत्तर कोरिया को बहुत बड़ा समर्थन है चाइना का, इसके अलावा रशिया का भी समर्थन उत्तर कोरिया को है। वहीं ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान ने ही जो परमाणु तकनीक है वो उत्तर कोरिया को दी। तो यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें साफ हो जाती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त एक गहमा गहमी बनी हुई है। हालांकि इसमें नुकसान केवल उत्तर कोरिया का होगा अगर वो अपने आपे से बाहर जाता है तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।